सीतापुर नामक गांव में लखन अपनी पत्नी विनीता के साथ रहता था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी एक वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता था। विनीता, देखो अब तो इस बार भी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों में बारिश भी आ जाएगी, फिर तो हमारा एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हर बार यही होता है, ना ढंग से खाना मिलता है और ना ही पैसे का इंतजाम हो पाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमें इस बार कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो अब हमारा बच्चा भी आने वाला है। उसकी परवरिश कौन करेगा? कैसे होगी उसकी परवरिश? तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही गांव जाकर सेठ के यहाँ देखता हूँ, शायद वो हमें कोई काम दे दें। ठीक है, पर ध्यान से जाना। फिर लखन घर से निकल पड़ा। कई घंटे की यात्रा के बाद वो सेठ की हवेली पहुंच जाता है। अरे तो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मुझे काम चाहिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सोच ले, मेरे यहाँ गलती हुई तो कीमत बहुत भारी चुकानी होगी। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा सेठ जी, एक भी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे जितने भी खेत हैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। अच्छे से ध्यान रखना, सभी फसल समय पर कटकर घर आ जाना चाहिए। बीच में कोई गड़बड़ी हुई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मैं ये सारा काम अच्छे से कर दूंगा। फिर लखन दिन रात मेहनत करने लगा, पूरी ईमानदारी से काम करता रहता, जिससे सेठ भी बहुत खुश होने लगा है। अरे लखन, तू तो बहुत अच्छे से मेहनत करता है। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी मेहनत से खुश हैं। दूर खड़ा अरुण ये सब देखकर जल रहा था। आज तक सेठ ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन ये 2 कौड़ी का लखन इतनी तारीफ पा रहा है। मुझे कुछ करना होगा ताकि ये लखन खुद ही यहाँ से चला जाए। एक दिन लखन बीज लेकर खेत में आता है। चलो, जैसे ही ये फसल उगेगी ना, सेठ जी मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। उन्होंने कहा है कि ये बीज बहुत कीमती है, अगर ये अच्छे से उगे तो देखो सेठ मुझे क्या देते हैं। लखन मुस्कुराते हुए बीज खेतों में बोता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी पीछे से अरुण आता है। अच्छा, तो इसने बीज बो दिया। अब मैं एक दवा डालूंगा जिससे ये फसल कभी नहीं उगेगी और फिर इसका परिणाम लखन को भुगतना पड़ेगा। अरुण दवा लेकर पूरे खेतों में छिड़क देता है। कई दिन बीतते हैं, लेकिन खेत में कोई फसल नहीं आती। अरे एक भी फसल क्यों नहीं आई? मैंने पूरे 400 सोने के सिक्के का बीज लाकर लखन को ये काम दिया था। सेठ जी, आपको नहीं पता, लखन ने सारे बीज बेच दिए। क्या कह रहे हो? हाँ, मैं ये सब होते हुए देखा था। मैंने कहा भी तो उसने कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। सेठ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी लखन भी वहाँ आ जाता है। ये क्या, तूने मेरे खेत में बीज डाले थे या नहीं? हाँ सेठ जी, मैंने बहुत सारे बीज डाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर ने अभी तक फसल नहीं दी। तू झूठ बोल रहा है। तूने सारे बीज बेच दिए और मुझसे कह रहा है कि डाले थे। सेठ ने लखन को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। सेठ जी मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए सेठ जी, मुझे मत मारिए। लखन चीखता रहा, लेकिन सेठ उसे मारते मारते बुरी तरह घायल कर देता है। अंत में लखन अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए गिर पड़ा। लगता है मर गया। चलो, इसके शरीर को इसके घर ले जाकर इसकी पत्नी को दे दें। अरुण शव विनीता के झोंपड़ी के पास रख देता है। तुम लोगों ने मेरे पति के साथ क्या किया? ये तो काम करने सेठ के पास गए थे। तुम्हारे पति ने सेठ के यहाँ गद्दारी की थी, इसलिए सेठ ने इसे जान से मार दिया। फिर अरुण वहाँ से चला जाता है। क्या हो गया? अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस तरह की मनमानी नहीं सहूंगी। मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी। मुखिया जी जरूर मेरा साथ देंगे। फिर विनीता रोते हुए मुखिया के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे क्या हो गया? मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। सेठ ने मेरे पति को जान से मार दिया और उसे मार मार कर मेरे घर के सामने अपने नौकरों से फेंकवा दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। आप सेठ को सजा दीजिए। हमारे गांव में इतना बड़ा अपराध हुआ है
हाँ मुखिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए। वह पैसे वाला है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वह गरीबों की जान की कोई कीमत ही नहीं समझेगा? ठीक है, मैं जाकर अभी सेठ से बात करता हूँ। तुम तब तक अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो। नहीं, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अपने पति की अंतिम संस्कार को नहीं करूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी सेठ से बात करके आता हूँ। फिर मुखिया वहाँ से निकल पड़ता है और सेठ के घर पहुँचता है। मुखिया, तो यहाँ कैसे आया? विनीता कह रही थी कि उसके पति को सेठ जी ने मार दिया है। पूरे गांव में वो शोर मचा रही है। और तू तो जानता है कि मुझे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। जो भी मेरे साथ गलत करता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। इस मामले को आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं है, पर वो पूरे गांव में हंगामा कर रही है। ये बात बहाने वाली नहीं है। सेठ घर के अंदर जाकर एक छोटी थैली से सोने के सिक्के लेकर मुखिया के हाथ में रख देता है। ये ले जा और ये मामला यहीं पर दबा दे। ठीक है सेठ जी, आपने कह दिया तो समझ लो ये मामला यहीं पे दब गया। अब इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। सेठ सिक्के लेकर विनीत के घर आ जाता है। क्या हुआ मुखिया जी, सच में मेरे पति को आपने मारा? नहीं विनीता, तुम्हारे पति को उसने नहीं मारा, बल्कि गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसलिए जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, सेठ ने मेरे पति को मारा था। देखो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मेरा फैसला यही है। अब अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो और इस मामले को यहीं भूल जाओ। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। विनीता टूट कर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं इंसाफ मांगने गई लेकिन मुखिया भी मुझे इंसाफ नहीं दे सका। सेठ की मनमानी इतनी चलेगी, किसी गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाती हैं। अरे विनीता बहन, तुम नहीं जानती, सेठ ने मुखिया को ढेर सारा धन दिया होगा, जिस वजह से मुखिया जी ने अपना मुंह बंद कर लिया है। हाँ बिल्कुल, इस गांव की शिकायतें हमेशा मुखिया तक ही सीमित रह जाती हैं और तुम्हारे पति को भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार कर दो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। सभी गांव वाले ऐसी बातें करके वहाँ से चली जाती हैं। विनीता अपने पति का शव उठाती है और अंतिम संस्कार करती है। मैं इस बात को तय कर पता करके रहूंगी कि किसने मेरे पति को ऐसे मारा है। मैं ये बात इतनी आसानी से दबाने नहीं दूंगी। फिर विनीता रोते हुए घर आ जाती है। दूर से शंभू ये दृश्य देख लेता है। अरे ये कितनी खूबसूरत है। हाँ इसके पति भी अब मर गया और घर में तो कोई मर्द होगा भी नहीं। चलो इसके घर जाकर इसके सारे जेवर लूट लेते हैं। वैसे भी जिसका पति ना हो उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। फिर शंभू वहाँ से चला जाता है। रात के अंधेरे में जैसे ही विनीता सो रही होती है, तभी शंभू के घर के अंदर वह घुस जाता है और बक्सा खोलने लगता है। ये क्या? तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। अरे देखो, चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। मुझे सिर्फ जेवर चाहिए। मैं तुम्हारा जेवर लेकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। देखो, तुम चोरी कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगी। बता दो, मैं कोई डरता हूँ क्या? तुम्हारा कोई पति है नहीं तो उल्टा तुम ही फंसोगे। मैं गांव वालों को जानती हूँ, वे लोग मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस धन चाहिए। शंभू जबरदस्ती बक्सा खोलकर उसमें से जेवर निकालने लगता है। रुक जाओ, कोई है, बचाओ, देखो मेरे घर में चोरी हो रही है, बचाओ। शंभू जल्दी से सारे जेवर फेंक देता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। इतने में सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो गया? हाँ? अरे यह शोर कैसा है? ये क्या विनीता, तुम्हारे घर में शंभू क्या कर रहा है? अरे विनीता, तुम्हारे पति के मरे अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुम किसी और मर्द के साथ रात बिताती हो। तुम्हारे पति की आत्मा पर क्या बीतेगी? आप लोग मेरी बात पर यकीन करिए, ये चोर है और मेरे घर में चोरी करने आया है। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो ऐसा मत करो, तुमने मुझे बुलाया था कि जैसे मेरे पति मर जाएं तुम यहाँ आ जाना। अब मैं आ गया हूँ और तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। अगर तुम्हें मुझसे प्रेम प्रसंग नहीं रखना था तो मैं जा रहा हूँ। भगवान से डरो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं पत्नी हूँ और मेरे आत्मसम्मान की बात है, तुम इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। इतने में मुखिया पीछे से आ जाता है।
सच में ये चरित्रहीन है। ये हमारे गांव में गंदगी फैला रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी बहू बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है, आप मेरी बातों पर यकीन करें। मैं जानता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है। इसको मारो, मारो। ये तो अपने पति को खो चुकी है और ऊपर से हमारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। सभी गांव वाले मिलकर विनीता को मारने लगती हैं और उसे मारते मारते गांव से बाहर निकाल देती हैं। तुम जैसी गंदी चरित्र की औरत के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। सभी गांव वाले तरह तरह की ताने देने लगती हैं और विनीता को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल देती हैं। अब मैं क्या करूं? लखन तो मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद ये गांव वाले मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं और सब मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। विनीता अपनी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी शंभू आकर खड़ा हो जाता है। बड़ी आई थी। अगर शोर नहीं मचाती तो शायद आज तुम्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन चलो, शुक्र है। अब क्या ही कर सकती हो, तुम्हें तो यह सब भोगना ही पड़ेगा। शंभू हंसती हुई वहाँ से चला जाता है। मैं इन सब से बदला लेना चाहती हूँ। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया और मेरी इज्जत पर दाग लगाया। मैं सबसे बदला लूंगी। विनीता घने जंगलों की तरफ निकल जाती है और पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ एक अघोरी घने जंगलों पे गुजर रहा था। तभी विनीता का शव देखता है। अरे, ये तो जान दे दी, लेकिन ये तो गर्भवती लग रही है। लगता है इसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। ये मेरी बहुत काम की चीज है। फिर अघोरी विनीता का शव उठाकर उसे एक गुफा में ले जाता है और वहाँ बैठकर तंत्र विद्या करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल गुजर जाता है। अघोरी की साधना पूरी होती है और अचानक विनीता के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। अब मेरी मनोकामना पूरी होगी। तुम अब मेरी इच्छा पूरी करोगी। मैं तुम्हारी आत्मा को प्राप्त करने के लिए पूरे साल से शरीर पर सिद्धि कर रहा था। मुझे क्यों बुलाया बाबा? बाबा मुझे जाने दिया होता। मैं फिर से इस जगह पर आकर अपने साथ हुई सारी घटनाएं याद कर रही हूँ। इन गांव वालों ने मेरे पति को मार दिया, मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। किसी के दिल में दया नहीं है, सभी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है पुत्री, तुम अपने बदले के साथ मेरा बदला भी ले लो। आज से जितने भी बुरे आत्मा के लोग हैं, उसे तुम जान से मारोगी। उनकी आत्मा से मुझे भी शक्तियाँ मिलेंगी और तुम्हारा बदला भी पूरा होगा। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी अब बदला लेना चाहती हूँ। इन्हीं गांव वालों की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ। मैं अब किसी को चैन से नहीं सोने दूंगी। विनीता की आत्मा हंसती हुई वहाँ से गायब हो जाती है। अब इस गांव में प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। सभी मरेंगे। अचानक पूरी गांव में पायल की छन छन आहट सुनाई देती है, जिससे मुखिया की आंखें खुलती हैं। अरे, आधी रात को गांव के बीचों बीच में ये पायल की आवाज कैसी है? चलो चलकर देखता हूँ। फिर मुखिया घर से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक ही एक सफेद कपड़े में लड़की घने जंगलों की तरफ जा रही होती है, जिसे देखते ही मुखिया घबरा जाता है। आधी रात को भला ये सफेद कपड़ों में ये कौन है और ये घने जंगलों में क्यों जा रही है? चलो चलकर देखता हूँ। लेकिन ये आधी रात को जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन पीछे से तो ये इतनी खूबसूरत लग रही है, कहीं आगे से और भी खूबसूरत हुई तो चलो चलकर देखता हूँ। फिर मुखिया जैसे तैसे विनीता के पीछे पीछे निकल पड़ता है। विनीता घने जंगलों से होती हुई तालाब के किनारे बैठ जाती है और उसने घूंघट किया होता है। अरे, कितनी खूबसूरत लड़की लग रही हो। मैं तो आज से पहले तुम्हें कभी अपने गांव में नहीं देखा।
अरे तुम्हारी इस पायल की छनछनाहट और तुम्हारे इस कपड़े की खूबसूरती देखकर तो लगता है तुम कहीं की अप्सरा हो। जरा अपना चांद सा चेहरा भी तो दिखा दो। तभी विनीता अपनी चेहरे से दुपट्टा हटाती है कि उसका भयानक चेहरा देखते ही मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ? ये क्या? तुम तो चुड़ैल हो। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मुझे भागना होगा। मुखिया भागने की कोशिश करता है, लेकिन विनीता उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुखिया, तू अब कहीं बचकर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे पास आई थी, कितना गिड़गिड़ा कर बोली थी कि मेरे पति को किसी ने मारा, लेकिन तुम सब ने मिलकर मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। तुम कौन हो भला? मैंने तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं किया। मैं विनीता हूँ। तुम सब ने मेरे चरित्र पर दाग लगाया, जिस वजह से मैं इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं लौट आई हूँ तुम सब से बदला लेने। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। तभी विनीता मुखिया को ले जाकर तालाब के अंदर धक्का दे देती है और मुखिया अपनी आखिरी सांसें गिन लेता है। आज मेरा पहला शिकार हुआ, अब इसी तरह मेरी कई शिकार होंगे। वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होती है। जैसे ही गणेश तालाब के किनारे से गुजरता है, वो मुखिया का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये क्या मुखिया जी, आपको क्या हो गया? अरे ये तो मर गए। मुझे मुखिया के शव को गांव में ले जाना होगा। फिर गणेश जैसी तैसी मुखिया के शव को लेकर गांव में आता है, जिसे देखते ही सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। ये क्या गणेश, ये मुखिया को क्या हो गया? ये कैसे मर गया? अरे पता नहीं, मैं तालाब के किनारे से लौट रहा था, तभी मुखिया का शव दिखा जो पानी में तैर रहा था। फिर सभी गांव वाले मिलकर मुखिया का अंतिम संस्कार कर देती हैं। ऐसे ही वह रात बीत जाती है और अगली रात होते ही अचानक से सेठ हवेली में सो रहा होता है कि हवेली के बाहर उसे एक सफेद कपड़े में बेहद खूबसूरत लड़की का साया दिखाई देता है। और इतनी रात को भला हवेली के पीछे कौन औरत हो सकती है, वो भी इतनी खूबसूरत कपड़ों में? चलो चल कर देखता हूँ। फिर सेठ जैसे हवेली के बाहर से निकलता है कि विनीता उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। विनीता का भयानक रूप देखते ही सेठ वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। तुम कौन हो और मेरे यहाँ क्या कर रही हो? सेठ, तूने मेरे पति को जान से मारा था, अब तू मरेगा। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। क्या? तुम्हारे पति को? हाँ, मेरे पति को, लखन को तुमने बहुत बेरहमी से मारा। किसी ने तुम्हारे खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो मुझे। सेठ गिरता रहता है, लेकिन गिड़गिड़ाने के बावजूद विनीता उसे जान से मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है और अघोरी के पास जाती है। बाबा, मैंने गांव के दो सबसे पापी इंसानों को जान से मार दिया। एक तो मुखिया जो किसी गरीब मजदूर की बातें नहीं सुनता, और दूसरा सेठ जो अपने धन और रुतबे को लेकर गरीब से लेकर अमीर तक सबको लूटता था। मैंने दोनों को जान से मार दिया। बहुत अच्छा काम किया बेटी। अब बस तू मेरे लिए एक 18 साल की लड़की को ले आओ जो सुकन्या नवग्रह में उसका जन्म हुआ है। मैं उसकी बलि दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी शक्तिशाली बना दूंगा। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी बाबा? गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति है, उसी की बेटी का ऐसा ग्रह नक्षत्र है, तुम उसी को लेकर आओ। फिर अघोरी ध्यान से वहाँ पर चला जाता है और विनीता परेशान होकर घने जंगलों में निकल जाती है। अब मैं निर्दोष को कैसे मार सकती हूँ? मेरा बच्चा पेट में रहते ही मर गया। मैं कभी माँ नहीं बन पाई, लेकिन मैं अघोरी बाबा की बात भी नहीं टाल सकती। उन्होंने मुझे बदला लेने का मौका दिया है और मुझे इतनी शक्ति दी कि ताकि मैं सभी को मार सकूं। और वैसे भी शंभू तो वही व्यक्ति है जिसने मेरी इज्जत पर दाग लगाया था। ठीक है, मैं उसी की बेटी को जरूर मारूंगी। विनीता परेशान होकर एक पैर के नीचे बैठ जाती है। एक पेड़ के नीचे बैठने के बाद
वे देखती है कि वहाँ से एक संत गुजरती हैं और उनकी नजर विनीता पर पड़ती है और वो संत विनीता के सामने खड़े हो जाती हैं। क्या हो गया पुत्री? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। तुम अपना मार्ग भटक गई हो। तुम्हें सही मार्ग की आवश्यकता है। आप मुझे देख सकते हैं, पर ये कैसे? क्योंकि मैं संत हूँ और मैं निर्जीव सभी को देख सकता हूँ। तुम्हारे अंदर ममता भरी है, लेकिन फिर भी तुम्हें ममता की परीक्षा देनी है। अगर तुम इसमें जीत गई तो तुम ठीक हो जाओगी। अगर इस परीक्षा में हार गई तो जिंदगी भर भटकती रहोगी। यही तुम्हारी ममता की आखिरी परीक्षा होगी। संत महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं जनी हो गई हूँ। अघोर महाराज ने मुझे शक्ति दी है, इसलिए मैं उनकी बात को नहीं टाल सकती। और जिन गांव वालों ने मुझे मारा, उन्हें तो मारना ही होगा ना मुझे। अगर उनको मैं औलाद का दुख दूंगी तो फिर उनको दूसरे की दुख तकलीफ समझ में आएगी, लेकिन मैं उनकी औलाद को कैसे मार पाऊं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यही तुम्हारी ममता की आखिरी परीक्षा होगी। संत मुस्कुराए वहाँ से चले जाती हैं। और तभी विनीता आधी रात होती ही फिर गांव में आ जाती है। मैंने तो सेठ को भी मार दिया, मुखिया को भी मार दिया, अब शंभू से बदला लेने का वक्त आ गया। फिर विनीता गुस्से में वहाँ से निकल पड़ती है। शंभू की झोपड़ी के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी शंभू घर के अंदर अपनी मासूम बेटी छाया के साथ बैठा हुआ था। अरे छाया बेटी, सो जाओ। रात बहुत हो गई है और रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम इतनी भोली हो कि बिल्ली को भी बचाने चली जाती हो। अरे रात को जंगली जानवर जंगल से गांव में आ जाते हैं, इसलिए बाहर मत आया करो। पर पिताजी, बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए? बाहर तो इतनी सुंदर चांदनी रात है, आसमान में बादल, चारों तरफ झिंगुर बोलती हैं और इतना अच्छा आवाज लगाती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। देखो बेटी, मैं जितना कहता हूँ उतना करो। जाओ, सो जाओ। फिर शंभू और छाया दोनों सो जाती हैं। जैसे ही छाया आंखें बंद करने की कोशिश करती है कि अचानक खिड़की के बाहर विनीता आकर खड़ी हो जाती है और वो इशारे से छाया को बुलाने लगती है। अरे ये तो कोई रास्ता भटक गई है, शायद वे मुझे बुला रही है। जाती हूँ, पिताजी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर वे मुझे जाने नहीं देंगी और इस तरह मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकती। फिर छाया चोरी चुपके झोंपड़ी की बाहर निकल जाती है और विनीता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्या हो गया? आप मुझे बुला रही हैं? आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ, क्योंकि पिताजी ने थोड़ा ज्यादा खाना बनाया था तो अभी भी घर में है। तुम्हें डर नहीं लगा? मैं भूत हूँ, तुम्हें जान से मार दूंगी। भूत कुछ नहीं होता। मेरी दादी कहती है भूत भी हम जैसे इंसान हुआ करते हैं और जैसे हम समझते हैं वैसे ही भूत भी समझाते हैं। इसलिए आपको भूख लगी होगी, रुको मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। फिर छाया घर के अंदर चली जाती है और एक थाल में खाना लेकर विनीता के सामने आकर रख देती है। तुम ये क्या कर रही हो? आपको भूख लगी होगी, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लीजिए। मेरे पिताजी अभी सोए हुए हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी विनीता की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। शायद अगर मेरी बेटी होती तो वह भी मुझे इतना ही प्रेम करती, शायद मेरे लिए यही सब करती। मैं ये क्या कर रही हूँ? नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो बस इस लड़की को ले जाना है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। फिर विनीता छाया का हाथ पकड़ लेती है और घने जंगलों की ओर जाने लगती है। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? मैं तो ऐसे ही आपके साथ चलने के लिए तैयार थी। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं आधी रात को बिना तुम्हारी जान पहचान के तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। इसमें डरने वाली क्या बात है? आप भी तो किसी की माँ हो, कोई भी बच्ची अपनी माँ के साथ जाने में बुरा नहीं मानेगी, इसलिए मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर विनीता की आंखों से आंसू निकलने लगती हैं और वो बिना कोई जवाब दिए छाया को लेकर आगे निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाने पर ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस मासूम बच्ची के लिए आई हूँ और इसे मुझसे कोई डर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के बीच गहरा रिश्ता है, पर ये कैसे हो सकता है?
विनीता परेशान हो जाती है कि तभी संत वहां आ जाते हैं। पुत्री, तुमने क्या सोचा? देखो कितनी मासूम सी बच्ची है, तुम्हें देखकर डरी भी नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी माँ की जगह दे रही है, तुमसे बातें कर रही है। तुम्हारे आंचल में इसने अपना मुंह छुपा रखा है, तो क्या तुम इतनी पत्थर दिल हो कि अपनी बच्ची को जान से मार दोगी? संत महाराज, मैं इस मासूम बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसकी आंखों में देखते ही मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। ये इंसानियत का रिश्ता है बेटी। तुम जरूर सबसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। जो इस बच्ची को इसके परिवार वालों के पास छोड़ दो और शांति से इस जीवन को त्याग दो, यही इस निर्जीव आत्मा का उद्देश्य होता है। फिर संत वहाँ से चले जाते हैं। ये कौन था और ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे जान से मारना चाहते हैं क्या? कुछ नहीं, बस तुम चलो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी तुम्हें। तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर छाया विनीता के साथ शंभू के पास लौटती है। शंभू जैसे ही अपनी बेटी को विनीता के साथ देखता है, वह डर से कांपने लगता है। अरे अरे, ये क्या? मेरी बेटी एक चुड़ैल के साथ? हे भगवान, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचा लो भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। ये क्या हो रहा है? पिताजी, आप डरते क्यों हैं? देखो ये कितनी अच्छी है। इन्होंने मुझे पूरा जंगल घुमाया और फिर से वापस घर तक छोड़ दिया बिना कोई नुकसान पहुंचाए। मैं कहती थी ना, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती हैं। तुम कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ दो, माफ कर दो मेरी बेटी को। मैं वही हूँ जिसके चरित्र पर तुमने दाग लगाया और मैं अपनी इज्जत नहीं बचा पाई। मैं आत्महत्या कर गई, लेकिन आज मैं आई थी तुम्हारी बेटी की जान लेने, लेकिन नहीं मार पाई इसे, बल्कि उसकी भोली भाली सूरत और इंसानियत ने मेरे दिल को छू लिया। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी और बाकी गांव वालों को माफ करती हूँ, वरना मैं तो सभी को जिंदा नहीं छोड़ती। ये मेरी गलती थी, मैंने झूठा इल्जाम लगाया था, मुझे माफ कर दो। बस इतने में सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं शंभू फूट फूट कर रोने लगता है। यानी पूरे साल भर बाद विनीता की आत्मा हमारे गांव में आई। मुझे माफ कर दो विनीता, हम सब की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। अरुण, तुम सच सच बताओ, मेरे पति को किसने मारा था? गांव वाले मेरे पति को गलत समझ रहे हैं। तुम सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। मुझे अपने साथ मत ले जाना। ठीक है, मैं सबको सच बताता हूँ, पर लखन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सेठ जी खुद हैं। लेकिन ये मेरी वजह से हुआ। जैसे ही लखन खेत में बीज डालकर गया था, मैं जलन के मारे उसमें दवा डाल दी और वो पूरी तरह से नहीं उगा। उसकी तारीफ सुनकर मैं जल गया था। मैं बस उसे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन सेठ लखन का जान ले लेगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो। हाँ, हम सबसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपने ऐसा किया पिताजी, मुझे आपको अपना पिता कहने पर भी शर्म आ रही है। तुम दोनों की वजह से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब हमें इसकी सजा देनी होगी। चलो, हम गांव वाले मिलकर इन्हें जंगल की गुफा में कैद करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हम सब ने गुनाह किया है। फिर सभी गांव वाले मिलकर शंभू और अरुण को पकड़ लेती हैं। मैं अब इंसानियत की वजह से तुम सबको जिंदा छोड़ रही हूँ, क्योंकि तुम सबने मेरी साथ घर का तमाशा देखा। अगर कोई सामने आकर बोलता तो शायद आज मेरे पति जिंदा होती और शायद मैं भी जिंदा होती। तभी अघोरी वहाँ आ जाता है। ये क्या विनीता, मैंने तुम्हें कहा था कि इन सभी गांव वालों की बातों में मत आना, और ये क्या, मुझे लड़की की बलि चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, आपने मुझे उस शरीर को लाने के लिए भेजा, इतनी शक्ति दी। मैं बदला ले चुकी हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के आगे हार गई हूँ। अब मैं और बदला नहीं ले सकती। मैं इस मासूम बच्ची के आगे हार गई, मैं इसे नहीं मारूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस धरती को अब त्याग कर जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम मेरी इतनी वर्षों की मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकती। उठ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पूरे 1 साल बर्बाद किया है। रुक जाओ,
फिर अघोरी चीखता है, लेकिन विनीता वहाँ से गायब हो जाती है। आज इसकी इंसानियत की वजह से तुम लोग जिंदा बच गए, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अघोरी घने जंगलों की तरफ चला जाता है। वहीं सभी गांव वाले विनीता की याद करके उसे फूट फूट कर रोने लगती हैं।